प्रिय विद्यार्थियों, हम आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे थे। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया में 6 मुख्य स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण, परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणपोष का परिवर्धन एवं बीज व फल का परिवर्तन। ये 6 मुख्य क्रियाएं आवर्तबीजी पादपों के लैंगिक जनन के दौरान होती हैं, जिनमें से हमने युग्मकोद्भिद का निर्माण, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण और परागण की क्रिया का अध्ययन पहले कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, तो आप उसको जरूर देखें। आज अपने आवर्तबीजी पादपों में निषेचन का आवर्तबीजी पादपों में निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया था लिलियम पादप के अंदर 1884 के अंदर 1884 में। निषेचन वास्तव में क्या होता है? तो निषेचन की परिभाषा है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की जो क्रिया होती है उसी को निषेचन कहते हैं। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन को अपने 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। निषेचन की पूरी प्रक्रिया को, इसमें पहला है पराग कणों का अंकुरण, दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि, तीसरा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया को 4 प्रमुख घटनाओं के रूप में बांट के अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहली घटना परागकणों का अंकुरण, दूसरा परागनलिका की वृद्धि, तीसरा परागनलिका का बीजांड में प्रवेश और चौथा द्विनिषेचन। पहले अपने पढ़ेंगे परागकणों का अंकुरण। तो आपने देखा कि परागण की जो क्रिया होती है उसमें परागकण वर्तिका पर या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और इसी क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के बाद जो परागकण होते हैं उनमें अंकुरण होता है और अंकुरण से पराग नलिका का निर्माण होता है। परागण के अंकुरण के लिए वर्तिकाग्र की सतह पर विभिन्न स्राव उपस्थित होते हैं, जिनमें वसा, शर्करा और रेजिन पाए जाते हैं। ये स्राव परागकणों के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। तो वर्तिकाग्र परागकणों को अंकुरण में जो समय लगता है उसी को अंकुरण काल कहते हैं। अंकुरण के समय में जो परागकण होते हैं उनमें बाह्य चोल में जो छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छिद्रों के द्वारा अंकुरण की क्रिया होती है और इन किसी एक छिद्र से अंतःचोल बाहर परागनलिका के रूप में वृद्धि करता है। ये परागनलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। वैसे तो एक परागकण से एक परागनलिका ही निकलती है। एक परागकण और एक परागकण से एक परागनलिका सामान्यतः निकलती है और इस प्रकार के जो परागकण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक नलिकीय परागकण कहते हैं। ऐसे कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनके परागकणों में एक परागकण से एक से ज्यादा परागनलिकाएं निकलती हैं। तो ऐसे परागकण क्या कहलाते हैं? बहु नलिकीय
परागकण कहलाते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कुकुरबिटेसी, एवं मालवेसी। लेकिन अगर परागकण से एक परागनलिका निकले या एक से ज्यादा परागनलिकाएं निकले, अंत में एक परागनलिका ही क्रियाशील होती है और अन्य जो परागनलिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये परागकणों का अंकुरण है कि परागण के द्वारा जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इससे एक परागनलिका का निर्माण होता है, जिसको जो वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं वो इसको उचित माध्यम प्रदान करते हैं। अगली जो क्रिया होती है वो कहलाती है परागनलिका की वृद्धि। तो अंकुरण के बाद जो परागनलिका होती है वो वर्तिका के अंदर वृद्धि करती है और परागनलिका की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। अलग अलग पादपों में वर्तिका की आंतरिक संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि लीलियम एवं राइबीज। इनके अंदर जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है। तो अगर वर्तिका खोखली होगी तो परागनलिका वृद्धि के अंदर आसानी से नहीं वृद्धि कर सकती है। लेकिन अन्य जो पादप होते हैं उनके अंदर जो वर्तिका होती है वो बंद होती है और ठोस होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण वर्तिका क्या होती है? ठोस होती है। तो परागनलिका को वृद्धि करने के लिए इन कोशिकाओं को हटाना आवश्यक हो जाता है और इस क्रिया के लिए एक एंजाइम परागनलिका की मदद करता है, जिसे क्या कहते हैं? पैक्टिनेज कहते हैं। पैक्टिनेज एंजाइम जो कोशिका भित्ति की पैक्टिन होती है उसको गला देता है और जिससे वर्तिका का उत्तक नष्ट हो जाता है और उसके केंद्र में एक खोखली नलिका का निर्माण होता है, जिसके द्वारा परागनलिका वर्तिका के अंदर वृद्धि कर सकती है। कुछ अन्य पादप जैसे ओरिनोथेरा और पिटूनिया इनके अंदर परागनलिका वर्तिका के केंद्र में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं इन अंतराकोशीय अवकाशों से गुजरती हुई परागनलिका की वृद्धि हमेशा अंडाशय की तरफ होती है। यह हमेशा नीचे की तरफ वृद्धि करती है और वर्तिका अंडाशय तथा बीजांड में उपस्थित रसायन परागनलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। यह सदैव अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर ही अग्रसर एक दिशीय एवं रसायन अनुवर्ती गति कहलाती है। अब जब परागनलिका वृद्धि करके बीजांड तक पहुंच जाती है
तो अगली क्रिया होती है। तो परागनलिका बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। एक तो आपने बीजांड की संरचना पढ़ी है। बीजांड में ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है बीजांड द्वार, ये भाग कहलाता है निभाग, और ये हैं बीजांड के अध्यावरण। तो अगर परागनलिका बीजांड में बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। अधिकतर पादपों में परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा ही बीजांड में प्रवेश करती है, लेकिन कुछ पादपों में एजुराइना, बिटुला आदि में जो परागनलिका है वो बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश ना करके निभाग वाले सिरे से बीजांड में प्रवेश करती है। इसी प्रकार कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में और पॉपुलस में जो परागनलिका है वो ना बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है ना निभाग वाले सिरे से प्रवेश करती है, वो अध्यावरण को भेदते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है: बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। अब बीजांड के अंदर परागनलिका का प्रवेश किसी भी प्रकार से हो, लेकिन जो ये भ्रूण कोश है उसके अंदर परागनलिका का प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से ही होता है। तो अगर यहां से परागनलिका प्रवेश करती है तो ये सीधे यहाँ भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी। अगर यहां से प्रवेश करती है तो भ्रूण कोश में यहां से प्रवेश नहीं कर सकती, इसको घूम के वापस कहाँ आना पड़ेगा? बीजांड द्वार वाले सिरे पर आना ही पड़ेगा। और अगर ये अध्यावरण से भी प्रवेश करती है तो भ्रूण कोश में इसका प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से ही संभव हो सकता है। तो आगे अपने पढ़ेंगे परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो भ्रूण कोश में प्रवेश जब परागनलिका करती है तो ये 3 प्रकार से कर सकती है। एक, ये अंड कोशिका एवं सहायक कोशिका के मध्य, तो आपने देखा है कि भ्रूण कोश की संरचना इस प्रकार की होती है जिसके अंदर 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका इस प्रकार से पाई जाती हैं। तो ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से परागनलिका प्रवेश कर सकती है, या भ्रूण कोश की भित्ति तथा सहायक कोशिका के मध्य यहां से इस प्रकार से ये प्रवेश कर सकती है। यह एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, एक किसी सहायक कोशिका के अंदर से होते हुए भी ये प्रवेश कर सकती है, जैसे इस प्रकार से। तो परागनलिका 3 प्रकार से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर सकती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद परागनलिका कैसे आगे बढ़ती है? तो सामान्यतः जो परागनलिका है वो 2 सहायक कोशिकाओं में से सामान्यतया परागनलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश के समय 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। परागनलिका सामान्यतः 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है और कुछ दूरी तय करने के बाद जो अपहासित सहायक कोशिका है
उसके तंतुरूपी समुच्चय द्वारा उसमें प्रवेश करती है। तो तंतुरूपी समुच्चय क्या होते हैं? जैसे ये सहायक कोशिका है, तो इसका जो बीजांडद्वारी शिरा होता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जो परागनलिका को गाइड करने का ही कार्य करती हैं। उसको अंगुलीनुमा समुच्चय या तंतुरूपी समुच्चय कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। अब सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के पश्चात परागनलिका का शीर्ष भाग में या तो एक छिद्र विकसित हो जाता है या इसका शीर्ष भाग फट जाता है, जिससे दो जो नर युग्मक होते हैं वो कोशिका द्रव्य, जो सहायक कोशिका का कोशिका द्रव्य है, उसमें विमुक्त हो जाते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये परागनलिका है और ये एक अभाषित जो सहायक कोशिका है उसके अंदर से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये परागनलिका आगे से फट जाती है, जिससे दोनों जो नर युग्मक हैं वो मुक्त हो जाते हैं। एक नर युग्मक जो होता है वो जो अंड कोशिका सहायक कोशिका के पास में ही होती है उसमें चला जाता है, और दूसरा जो युग्मक है वो अमीबीय गति करता हुआ या किसी दूसरे प्रकार की गति करता हुआ जो द्वितीयक केंद्रक होता है वहां पहुंचता है। अब भ्रूण कोश में अंड कोशिका तथा नर युग्मक का संलयन होता है। इसको क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। किसे? नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संलयन को। इसे अन्य कुछ नाम भी दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन, नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन से द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है। किसका? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण करता है। कौन करता है? द्वितीयक केंद्रक प्लस दूसरा नर युग्मक मिलकर। ठीक है, इसे त्रिक संलयन भी कहते हैं। इस क्रिया को त्रिक संलयन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 केंद्रक संयोजित होते हैं। कौन कौन से 3 केंद्रक? 2 जो ध्रुवीय केंद्रक थे वो, और एक नर युग्मक का जो केंद्रक है, वो तीनों आपस में जुड़ते हैं और जिससे एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। द्विनिषेचन का सबसे पहले जो अध्ययन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। द्विनिषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था नवास चीन ने। नवास चीन ने लीलियम और
फ्रटिलेरिया के अंदर इन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी। तो ये पूछा जाता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो लवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। द्विनिषेचन केवल आवर्तबीजी पादपों में ही पाया जाता है। ये क्रिया केवल आवृतबीजी पादपों में ही पाई जाती है। अब अपने पढ़ते हैं द्विनिषेचन के महत्व के बारे में। तो एक नर युग्मक से अंड कोशिका के संयोजन से एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, इसके संयोजन से ये भी अगुणित होता है, ये भी अगुणित है। इससे एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज बाद में भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से बीजाणुवीर पादप का निर्माण होगा। युग्मनज जो होता है वो बीजाणुवीर पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। दूसरा नर युग्मक जो होता है, दूसरा नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्रक, इनके संलयन से द्वितीय केंद्र द्विगुणित होता है। इसके संलयन से भ्रूण पोष का निर्माण होता है जो कि त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोष में भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। अनेक पादप वैज्ञानिक जो हैं वो ये मानते हैं कि भ्रूण कोष में पैतृक और मातृक गुणसूत्र दोनों होने के कारण यह संकर ओज प्रदर्शित करता है, जिससे जो पादप होते हैं वो रोग प्रतिरोधक और ज़्यादा क्रियाशील क्रियाक्षम होते हैं। बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन व त्रिक संयोजन दोनों ही आवश्यक होते हैं। इससे जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण की क्रिया होती है। तो द्विनिषेचन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है पादपों के लिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कल अपने पढ़ेंगे भ्रूण पोष का परिवर्धन और भ्रूण का परिवर्धन। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।